क्या आपने कभी अपने दिल में किसी पुरानी बात, किसी व्यक्ति या किसी घटना को इतनी गहराई से बसते हुए महसूस किया कि उसे भूलना नामुमकिन सा लगे? चाहे वह कोई टूटा हुआ रिश्ता हो, कोई पुरानी नाकामी या कोई गलती, हर बार जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ये चीजें आपको पीछे खींच लेती हैं। सवाल यह है कि आखिर हम इन्हें छोड़ क्यों नहीं पाते और कैसे छोड़ें ताकि हमारा मन और आत्मा आजाद हो सके। आज हम बात करेंगे निक ट्रेंटन की किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो के पहले अध्याय की, जो आपके सोचने का नजरिया बदल सकती है। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि अपनी भावनात्मक बेड़ियों को कैसे तोड़ा जा सकता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आर विन बुक समरी चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे निक ट्रेंटन की शानदार किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो की। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, व्हाई कांट वी लेट गो। पहला सवाल, हम अपने अतीत से इतने गहरे जुड़े क्यों रहते हैं? हमारा दिमाग इस तरह बना है कि वह परिचित चीजों को थामे रखता है, भले ही वे हमें दुखी क्यों न दें। इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में इमोशनल फैमिलियरिटी ट्रैप कहते हैं। हम पुराने रिश्तों, गलतियों या असफलताओं को इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि वे हमारे कंफर्ट जोन का हिस्सा बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, कोई रिश्ता भले ही दर्दनाक रहा हो, लेकिन उसकी कुछ अच्छी यादें हमें बार बार खींचती हैं। हमारा दिमाग उन अच्छी यादों को पकड़ लेता है और दर्द को भूलने में कमजोर पड़ता है। निक ट्रेंटन कहते हैं कि छोड़ने का पहला कदम है इस मानसिक भ्रम को पहचानना। हम खुद को यह समझाते हैं कि अगर हम उस व्यक्ति या अतीत को छोड़ देंगे तो हम अकेले रह जाएंगे, अधूरे हो जाएंगे। लेकिन सच यह है कि हम उन चीजों से बंधे रहते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, सिर्फ इसीलिए कि वे जानी पहचानी हैं। जब तक आप यह नहीं समझते कि आप अपनी आदतों के गुलाम हैं, तब तक आजादी मुमकिन नहीं। इसीलिए जरूरी है कि अतीत को पहचानें, उसे स्वीकार करें, लेकिन उससे चिपके न रहें। दूसरा, हम कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं और यह हमें कैसे जकड़ता है? इंसान का स्वभाव है कि वह हर चीज पर नियंत्रण चाहता है, लोगों पर, परिस्थितियों पर, भविष्य पर। लेकिन कंट्रोल एक भ्रम है। ट्रेंटन बताते हैं कि जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती, जैसे कोई रिश्ता टूट जाता है, कोई सपना अधूरा रह जाता है या कोई व्यक्ति हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो हम उसे बदलने की कोशिश में जुट जाते हैं। हम सोचते हैं, काश मैंने ऐसा किया होता, अगर वो ऐसा करता, या मुझे एक और मौका मिले तो सब ठीक कर लूंगा। यही सोच हमें छोड़ने नहीं देती। हम किसी रिश्ते या घटना का अंत अपनी शर्तों पर चाहते हैं, लेकिन जिंदगी हमारी शर्तों पर नहीं चलती। जब हम कंट्रोल की चाह छोड़ देते हैं, तभी असल में आजादी मिलती है। लेटिंग गो का मतलब है यह मान लेना कि सब कुछ आपके बस में नहीं। जैसे ही आप यह समझते हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों को सीमित कर सकते हैं। आप सिर्फ अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों के मालिक हैं, दूसरों के नहीं। यह समझ आपको न सिर्फ शांति देती है, बल्कि भावनात्मक परिपक्वता भी बढ़ाती है। तीसरा, लेटिंग गो हार मानना नहीं, बल्कि खुद से प्यार करने का तरीका है। लोग अक्सर सोचते हैं कि किसी रिश्ते या चीज को छोड़ देना कमजोरी है। लोग कहते हैं, तुमने कोशिश नहीं की, तुम हार गए। लेकिन ट्रेंटन इस सोच को गलत ठहराते हैं। लेटिंग गो एक सेल्फ लव का कदम है। जब आप उस चीज को छोड़ते हैं जो आपकी शांति, विकास और खुशी को नष्ट कर रही है, तो आप खुद को एक नया मौका दे रहे होते हैं। सोचिए, क्या आप किसी ऐसे कमरे में रहना चाहेंगे जहां हर तरफ धुआं ही धुआं हो? नहीं ना। ठीक वैसे ही, जब आप दर्द, पछतावे और टूटे रिश्तों से भरे मानसिक कमरे में रहते हैं, तो आप घुटते रहते हैं। लेटिंग गो का मतलब है खिड़कियां खोलना, हवा को आने देना और खुद को सांस लेने की आजादी देना। यह कमजोरी नहीं, साहस का काम है। इसके लिए जरूरी है खुद को स्वीकार करना, अपनी गलतियों को देखना और फिर उनसे आगे बढ़ना। चैप्टर 2, इमोशनल बैगेज, दिमाग पर लदी अनदेखी गठरियां। पहला, इमोशनल बैगेज क्या होता है और यह कैसे बनता है? इमोशनल बैगेज यानी भावनात्मक बोझ, वह अनदेखा वजन है जो हम अपने भीतर लिए फिरते हैं। ये बोझ बचपन की कोई कड़वी याद, कोई पुराना रिश्ता, किसी की कही कठोर बात या वह गलती हो सकती है जिसे हम आज भी खुद को माफ नहीं कर पाए। निक ट्रेंटन बताते हैं कि जब कोई भावनात्मक चोट समय पर ठीक नहीं होती, तो वह हमारे अंदर एक अनप्रोसेस्ड मेमोरी की तरह जम जाती है। हम सोचते हैं कि हमने उसे पीछे छोड़ दिया, लेकिन वह हमारे सबकॉन्शियस में बैठकर हमारी भावनाओं, फैसलों और रिश्तों को चुपके से प्रभावित करती रहती है। मान लीजिए, बचपन में आपके माता पिता ने आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। अब बड़े होकर जब कोई आपकी बात काटता है, तो आप अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि इतनी छोटी बात पर इतना गुस्सा क्यों। यही है इमोशनल बैगेज, अनसुलझे अनुभव जो आपको वर्तमान में जीने से रोकते हैं।
दिक्कत तब होती है जब हम इस बोझ को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना लेते हैं। हम खुद को टूटा हुआ, अधूरा या नाकाम समझने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि ये भावनाएं आपकी हैं, आप ये नहीं हैं। इमोशनल बैगेज को समझना और पहचानना लेटिंग गो का पहला ठोस कदम है, क्योंकि जब तक आप नहीं जानते कि आप क्या ढो रहे हैं, तब तक उसे नीचे नहीं रख सकते। दूसरा, इमोशनल बैगेज हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है। इमोशनल बैगेज एक भरे हुए सूटकेस की तरह है। जब वह ज्यादा भारी हो जाता है तो आप ठीक से चल नहीं पाते। हमारे पुराने अनुभव आज के रिश्तों, काम और फैसलों पर इतना असर डालते हैं कि हम अनजाने में वही गलतियां दोहराते हैं। ट्रेंटन बताते हैं कि इसका एक आम असर है ट्रस्ट इश्यूज। अगर आपने किसी पर भरोसा किया और उसने आपको धोखा दिया, तो अगली बार जब कोई सच्चे दिल से बात करेगा, तब भी आपका मन कहेगा सावधान रहो, फिर से दर्द न मिले। इस तरह हम नए रिश्तों में भी पुराने डर लेकर चलते हैं और वह रिश्ता पूरी तरह खुल नहीं पाता। इमोशनल बैगेज हमारी क्रिएटिविटी को मार देता है। हम कुछ नया करने से डरते हैं क्योंकि पुरानी असफलताएं हमें रोकती हैं। हम सोचते हैं पहले फेल हुआ था, अब फिर क्यों कोशिश करूं। ये बोझ हमें अपनी पोटेंशियल से कम जिंदगी जीने पर मजबूर करता है। सबसे बड़ा नुकसान यह कि हम खुद से कटने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कौन थे, क्या बनना चाहते थे और हमें क्या चाहिए। इमोशनल बैगेज हमारे आत्मविश्वास की नींव को चुपके से खोखला करता रहता है। इसलिए जरूरी है कि हम खुद से पूछें, क्या मैं जो आज कर रहा हूं वो मेरे डर और बोझ की वजह से है, या मैं सचमुच यही चाहता हूं। इस सवाल का जवाब आपको यह समझने में मदद करेगा कि कौन सा बोझ छोड़ना है। तीसरा, इमोशनल बैगेज से मुक्त होने की प्रक्रिया क्या है। अब सवाल है, अगर हम इस बोझ को महसूस कर रहे हैं तो उसे छोड़ें कैसे। निक ट्रेंटन इसके लिए 3 स्टेप्स बताते हैं: अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस और एक्शन। पहला, अवेयरनेस, जागरूकता। आपको अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानना होगा। कब आपको ज्यादा गुस्सा आता है, कब आप जरूरत से ज्यादा दुखी हो जाते हैं। इन भावनाओं को नोटिस करें और उनसे जुड़े पुराने अनुभव खोजें। जैसे ही आप कनेक्शन पकड़ लेते हैं, आप उस पैटर्न को बदल सकते हैं। दूसरा, एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। जो हुआ उसे झुठलाने से बेहतर है उसे स्वीकार करना। ट्रेंटन कहते हैं कि हीलिंग तभी शुरू होती है जब हम कहते हैं, हाँ ये हुआ था और हाँ इससे मुझे तकलीफ हुई। अपनी भावनाओं को दबाएं नहीं, बल्कि उन्हें पूरी तरह महसूस करें, क्योंकि दबाई गई भावनाएं सड़ती हैं। तीसरा, एक्शन, कदम उठाना। अब वक्त है उन यादों और आदतों को अलविदा कहने का। आप किसी थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं, या उन लोगों को माफ कर सकते हैं जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई। माफ करना मतलब उन्हें सही ठहराना नहीं, बल्कि खुद को आजाद करना है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके ये बोझ हल्का करें। लेटिंग गो कोई जादू नहीं, ये एक अभ्यास है। चैप्टर 3, द मिथ ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण की भ्रांति। पहला, नियंत्रण की चाह, इंसान की सबसे बड़ी भूल। हम सब अपनी जिंदगी पर नियंत्रण चाहते हैं, करियर, रिश्ते, भविष्य और यहाँ तक कि दूसरों की सोच पर भी। लेकिन निक ट्रेंटन इस अध्याय में बताते हैं कि कंट्रोल अक्सर एक इल्यूजन होता है और यही इल्यूजन हमें परेशानियों में डालता है। सोचिए, आप ट्रेन में बैठे हैं और चाहते हैं कि वह आपकी मर्जी से चले। क्या मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही जिंदगी की बहुत सी चीजें हमारे हाथ में होती ही नहीं, फिर भी हम उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जब ऐसा नहीं हो पाता तो हम अंदर ही अंदर गुस्सा, दुख और चिंता में घुलने लगते हैं। ट्रेंटन कहते हैं कि कंट्रोल की चाह हमें ओवरथिंकिंग, एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन की ओर ले जाती है। हम सोचते हैं कि अगर हम हर चीज को परफेक्टली प्लान करेंगे तो बुरा कुछ नहीं होगा, पर जिंदगी कभी प्लान के मुताबिक नहीं चलती। जब वह पल आता है जब चीजें बिगड़ती हैं तो हम टूट जाते हैं। असल में कंट्रोल करने की कोशिश हमारे डर का नतीजा है। डर कि कुछ गलत ना हो जाए, लोग हमें छोड़ ना दें, हम असफल ना हो जाएं। लेकिन डर से उपजा कंट्रोल कभी सुकून नहीं देता, सिर्फ थकावट देता है। इसलिए पहला कदम है यह मान लेना कि हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते और इसमें कोई बुराई नहीं। ये स्वीकार करना ही मानसिक शांति की शुरुआत है। दूसरा, कंट्रोल छोड़ना क्यों जरूरी है और इससे क्या मिलता है। जब हम कंट्रोल छोड़ते हैं तो कई लोग सोचते हैं, क्या इसका मतलब हार मान लेना है? बिल्कुल नहीं। ट्रेंटन समझाते हैं कि कंट्रोल छोड़ना सरेंडर नहीं, बल्कि एम्पावरमेंट है। सोचिए, अगर आप नदी में तैर रहे हैं और हर पल धारा के खिलाफ लड़ रहे हैं तो आप थक जाएंगे, डूब भी सकते हैं। लेकिन अगर आप बहाव के साथ चलें तो कम ताकत में भी आगे बढ़ सकते हैं। यही है कंट्रोल छोड़ने का जादू। आप अपने जीवन के फ्लो के साथ चलने लगते हैं। जब हम कंट्रोल छोड़ते हैं तो हम यह स्वीकार करते हैं कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं, जैसे दूसरों की राय, मौसम, समय और भविष्य।
इस स्वीकार्यता से एक अद्भुत शांति मिलती है क्योंकि हम अपने प्रयासों पर फोकस करते हैं, नतीजों पर नहीं। ट्रेंटन कहते हैं कि कंट्रोल छोड़ने से आपको 3 गिफ्ट्स मिलते हैं। पहला, मेंटल फ्रीडम, दिमाग लगातार क्या होगा की चिंता से मुक्त हो जाता है। दूसरा, इमोशनल बैलेंस, हम हर सेटबैक को पर्सनली नहीं लेते क्योंकि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं थीं। तीसरा, क्लैरिटी ऑफ एक्शन, जब हम फालतू चीजों पर पकड़ नहीं बनाए रखते तो असली जरूरी चीजों पर ध्यान दे पाते हैं। कंट्रोल छोड़ने का मतलब है यह मान लेना कि मैं पूरी कोशिश करूंगा लेकिन नतीजों को कसकर नहीं पकड़ूंगा। यही सोच आपको ज्यादा शांत, केंद्रित और खुश बना सकती है। तीसरा, कंट्रोल छोड़ने की 3 चरणों की प्रैक्टिकल प्रक्रिया। निक ट्रेंटन इस चैप्टर में कंट्रोल छोड़ने की एक शानदार 3 चरणों की तकनीक बताते हैं जो आपको धीरे धीरे उस मानसिक जाल से आजाद करती है। स्टेप 1, सेपरेट व्हाट यू कैन कंट्रोल। सबसे पहले 2 कॉलम बनाएं। एक में लिखें वो चीजें जो आपके कंट्रोल में हैं, जैसे आपकी मेहनत, सोच, भावनाओं की प्रतिक्रिया। दूसरे में वो जो आपके कंट्रोल में नहीं, जैसे किसी का व्यवहार, भविष्य के रिजल्ट्स, परिस्थितियां। जब आप यह स्पष्ट कर लेते हैं तो दिमाग अनावश्यक टेंशन से बचने लगता है। स्टेप 2, प्रैक्टिस माइंडफुल डिटैचमेंट। माइंडफुलनेस यानी जागरूकता से रहना। जब भी आपको लगे कि आप किसी चीज को जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, रुकें, गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या यह मेरे बस में है? अगर जवाब नहीं है तो खुद को डिटैच करना सीखें। इसका मतलब है भावना को पहचानना लेकिन उससे चिपके बिना आगे बढ़ना। स्टेप 3, ट्रस्ट द प्रोसेस। यह सबसे मुश्किल लेकिन सबसे शक्तिशाली कदम है। विश्वास करें कि आपने जो किया वो पर्याप्त था। बाहर की दुनिया पर कंट्रोल की जगह अपने विश्वास और धैर्य पर भरोसा रखें। ट्रेंटन कहते हैं कि कंट्रोल छोड़ना यह नहीं कि आप लापरवाह हैं, बल्कि यह कि आप बुद्धिमान हैं। कंट्रोल छोड़ना एक स्किल है और हर दिन प्रैक्टिस करके आप इसे सीख सकते हैं। जब आप यह सीख जाते हैं तो जीवन की छोटी छोटी बातें बोझ नहीं, अनुभव बन जाती हैं। चैप्टर 4, अनिश्चितता को गले लगाना। पहला, अनिश्चितता से डरना नहीं, उसे समझना जरूरी। हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी एकदम साफ सुथरे प्लान के मुताबिक चले, लेकिन सच यह है कि अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता ही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। निक ट्रेंटन कहते हैं कि हम अनिश्चितता से नहीं डरते, बल्कि उस पर हमारा कंट्रोल न होने से डरते हैं। यह डर हमें अंदर से खा जाता है। अगर कुछ गलत हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर उसने मना कर दिया तो। लेकिन ध्यान दें, ये सब अगर हमारे दिमाग में ही चलते हैं। असल में अनिश्चितता नकारात्मक नहीं, न्यूट्रल है। हमारा डर उसे नेगेटिव बना देता है। सोचिए, अगर आपको हर चीज का नतीजा पहले से पता हो तो क्या जिंदगी में कोई रोमांच बचेगा? ट्रेंटन समझाते हैं कि अनिश्चितता में ही संभावना छिपी होती है। आप आज जिस मुकाम पर हैं, वहां भी आप किसी न किसी अनिश्चित रास्ते से होकर आए हैं। शायद आपने करियर बदला, शायद किसी अनजान व्यक्ति से रिश्ता जोड़ा या किसी रिस्क से गुजरे। उन अनिश्चित स्टेप्स ने ही आपको यहाँ तक पहुँचाया। इसलिए अनिश्चितता से डरने की बजाय उसे समझने और अपनाने का नजरिया जरूरी है, क्योंकि वही रास्ता आपको उस जगह ले जाएगा जो आज आप सोच भी नहीं सकते। दूसरा, अनिश्चितता को गले लगाने से मिलती है रियल फ्रीडम। ट्रेंटन कहते हैं कि जैसे ही हम अनिश्चितता को स्वीकारते हैं, हम मेंटल टेंशन से मुक्त होने लगते हैं। हर चीज की गारंटी पाने की जिद हमें थका देती है, और जब हम हर चीज को तय मान लेते हैं तो जरा सा बदलाव हमें तोड़ देता है। अनिश्चितता को अपनाने का मतलब है हर परिस्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना, न कि डरे रहना। यानी अगर कुछ हमारे हिसाब से नहीं हो रहा तो हम जानते हैं कि इसमें भी कोई रास्ता निकलेगा। ये सोच हमें फ्लेक्सिबल बनाती है। फ्लेक्सिबिलिटी यानी मानसिक लचीलापन, जो आज की दुनिया में सबसे बड़ा स्किल है। आज का दौर फास्ट चेंजिंग है। टेक्नोलॉजी, करियर, रिश्ते सब बदल रहा है। ऐसे में रिजिड सोच आपको तोड़ सकती है, लेकिन अनिश्चितता को एक्सेप्ट करने वाला इंसान मजबूत बनता है। ट्रेंटन बताते हैं कि जब आप अनिश्चितता को एम्ब्रेस करते हैं तो आपको मिलता है, पहला, मेंटल पीस। आप हर वक्त वर्स्ट केस सिनारियो सोचकर परेशान नहीं रहते। दूसरा, करेज। आप नए रास्ते, रिश्ते और डिसीजंस लेने में हिचकते नहीं। तीसरा, रेजिलियंस। आप सेटबैक्स को झेल पाते हैं और दोबारा खड़े हो जाते हैं। याद रखें, सर्टेनिटी सिर्फ एक इल्यूजन है। असल आज़ादी तब मिलती है जब आप हर रिजल्ट को खुले दिल से स्वीकारना सीख जाते हैं। तीसरा, अनिश्चितता को हैंडल करने की 3 चरणों की प्रैक्टिकल रणनीति। अब बात करते हैं कि अनिश्चितता से निपटें कैसे। निक ट्रेंटन एक प्रैक्टिकल 3 चरणों की विधि बताते हैं जो आपकी सोच को बदल सकती है। स्टेप 1, शिफ्ट फ्रॉम व्हाट इफ टू इवन इफ थिंकिंग। अक्सर हम सोचते हैं, व्हाट इफ मैं फेल हो गया, व्हाट इफ उन्होंने मना कर दिया, व्हाट इफ सब गलत हो गया।
ट्रेंटन कहते हैं इस सोच को बदलें। कहें इवन इफ मैं फेल हो गया तो भी मैं दोबारा कोशिश करूंगा। इवन इफ उन्होंने मना किया तो भी मेरी वैल्यू कम नहीं होगी। इवन इफ सब गलत हुआ मैं खुद को संभाल लूंगा। ये बदलाव आपके डर को शक्ति में बदल देता है। स्टेप 2, मेक पीस विद द अननोन। हर रोज 5 मिनट बैठें, आंखें बंद करें और खुद से कहें मैं अनिश्चितता को गले लगाता हूं। मुझे हर जवाब अभी नहीं चाहिए, मैं ट्रस्ट करता हूं। ये छोटी सी प्रैक्टिस धीरे धीरे आपके दिमाग को रीइंफोर्स करेगी कि अननोन से डरने की जरूरत नहीं। स्टेप 3, टेक स्मॉल बोल्ड एक्शंस। अनिश्चितता को हराने का सबसे अच्छा तरीका है कदम उठाना। हर दिन ऐसा एक छोटा काम करें जो आपको डराता हो, जैसे किसी से बात करना, नया स्किल सीखना या पब्लिक में बोलना। ये छोटे एक्शंस आपकी नर्व्स को ट्रेन करते हैं कि डर है पर हम फिर भी करेंगे। जैसे जैसे आप अनिश्चित सिचुएशंस को फेस करेंगे आपका आत्मविश्वास और क्लैरिटी दोनों बढ़ेंगे। चैप्टर 5, इमोशनल बैगेज को रिलीज करना। भावनात्मक बोझ से आज़ादी। पहला, इमोशनल बैगेज क्या है और यह हमें कैसे पीछे खींचता है। हर इंसान के पास कोई ना कोई भावनात्मक बोझ होता है। कुछ अधूरे रिश्ते, पुरानी बातें, अनकही भावनाएं। निक ट्रेंटन कहते हैं कि यह बैगेज ऐसे हैं जैसे आप पीठ पर पत्थरों से भरा बैग लेकर जिंदगी का सफर तय कर रहे हों। आप चल तो रहे हैं लेकिन हर कदम भारी लगता है। इन बोझों में छिपे होते हैं बीते रिश्तों की कसक, अफसोस, गिल्ट, शेम और कभी कभी दूसरों के कहे शब्द जो अब भी दिमाग में गूंजते हैं। इमोशनल बैगेज हमें प्रेजेंट मोमेंट में जीने से रोकता है। हम अपने डिसीजंस में डरपोक बन जाते हैं, लोगों पर जल्दी भरोसा नहीं करते और खुद को बार बार दोष देते रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी रिश्ते में आपने धोखा खाया तो अगली बार कोई जेन्युइन इंसान मिले तब भी आप डाउट करेंगे। या अगर किसी मौके पर आपने गलती की तो अगली बार आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे क्योंकि दिमाग कहेगा तू पिछली बार भी फेल हुआ था। ट्रेंटन बताते हैं कि जब तक हम इन इमोशंस को एड्रेस नहीं करते वे हमारे सबकॉन्शियस में दबे रहते हैं और हमारा बिहेवियर कंट्रोल करते रहते हैं। इसलिए पहला कदम है यह समझना कि बोझ है और उसे ढोते रहना जरूरी नहीं। दूसरा, इमोशनल बैगेज को पहचानने और रिलीज करने की प्रक्रिया। अब सवाल है कैसे पहचानें कि हमारे अंदर कौन कौन से भावनात्मक बोझ हैं। निक ट्रेंटन इसके लिए एक पावरफुल तरीका बताते हैं, इमोशनल रिफ्लेक्शन। हर बार जब आप किसी सिचुएशन पर ओवर रिएक्ट करते हैं, जैसे छोटी बात पर गुस्सा, जरूरत से ज्यादा डर या अचानक उदासी, तो खुद से पूछें मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं। क्या यह इमोशन अभी की बात से है या किसी पुरानी याद से जुड़ा है। जैसे ही आप उस इमोशन को ट्रेस करते हैं आप अपने पुराने जख्म तक पहुंच जाते हैं। यही वह मोमेंट है जब आप हीलिंग शुरू कर सकते हैं। ट्रेंटन कहते हैं कि इमोशनल रिलीज का पहला स्टेप है फीलिंग को एक्सेप्ट करना, न कि दबाना या भागना। खुद से कहें हाँ, मुझे अब भी उस दोस्त की बात दुख देती है। हाँ, उस ब्रेकअप ने मुझे तोड़ा था। हाँ, मुझे अब भी उस हार का अफसोस है। जब आप अपनी भावनाओं को अलाउ करते हैं वे धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती हैं। इमोशंस को दबाने से वे और गहरी हो जाती हैं, लेकिन उन्हें महसूस करने से उनका बोझ कम होता है। दूसरा स्टेप है लेट इट आउट, चाहे लिखकर, किसी दोस्त से बात करके या रोकर। ट्रेंटन कहते हैं कि इमोशंस एनर्जी होते हैं, उन्हें बाहर निकलने की जरूरत होती है। तीसरा स्टेप है फॉरगिवनेस, खुद को माफ करना और दूसरों को भी। फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं कि आप सब भूल जाएं या सही मान लें, बल्कि यह कि आप अब उस इमोशन को कैरी नहीं करना चाहते। तीसरा, फ्री होकर जीने के लिए इमोशनल लाइटनेस जरूरी। निक ट्रेंटन इस चैप्टर के अंत में कहते हैं कि जब आप पुराने बोझ छोड़ते हैं तभी आप आगे उड़ सकते हैं। हर इंसान को आज़ादी चाहिए, लेकिन उस आज़ादी की कीमत है अपनी चोटों का सामना करना और उन्हें कॉन्शियसली रिलीज करना। जब आप इमोशनल बैगेज छोड़ते हैं तो ये बदलाव होते हैं। पहला, सेल्फ लव वापस आता है क्योंकि अब आप खुद को गिल्ट और शेम की नज़र से नहीं प्यार से देखते हैं। दूसरा, रिलेशनशिप्स बेहतर होते हैं क्योंकि अब आप नए लोगों को पुराने लेंस से नहीं आंकते। तीसरा, प्रेजेंट मोमेंट का अनुभव गहरा होता है क्योंकि आपका दिमाग अब अतीत में उलझा नहीं रहता। ट्रेंटन एक पावरफुल विजुअलाइजेशन देते हैं। अपनी आंखें बंद करें, इमेजिन करें कि आप एक पहाड़ पर खड़े हैं और आपकी पीठ पर एक भारी बैग है। अब एक एक करके उस बैग से चीजें निकालें। एक कड़वा अनुभव, एक रिश्ते की कसक, एक गिल्ट, और हवा में उड़ा दें। देखें कैसे वह बैग हल्का हो जाता है और अब आप उड़ सकते हैं। आपकी असली शक्ति उसी दिन जागती है जब आप कहते हैं अब बहुत हुआ, मैं अब और बोझ नहीं उठाऊंगा। मैं माफ करता हूं, मैं छोड़ता हूं और मैं खुद को आजाद करता हूं। चैप्टर 6, ओवर थिंकिंग से मुक्ति। जब दिमाग दुश्मन बन जाए।
पहला, ओवरथिंकिंग क्या है और यह आपके जीवन को कैसे पंगु बना देता है। ओवरथिंकिंग यानी बार बार एक ही बात को सोचते रहना, हर परिस्थिति में वर्स्ट केस सिनारियो देखना और दिमाग में ऐसे सवालों का जाल बनाना जिनका कोई अंत नहीं। निक ट्रेंटन बताते हैं कि ओवरथिंकिंग एक साइलेंट किलर है। यह आपकी क्रिएटिविटी को मार देता है, कॉन्फिडेंस को कुचल देता है और आपको एक्शन लेने से रोकता है। जब भी आप कोई छोटा डिसीजन भी लेने जाते हैं, जैसे किसी को कॉल करना है या नहीं, इंटरव्यू के लिए हाँ करना है या नहीं, कोई काम शुरू करना है या नहीं, तो दिमाग आपको डराने लगता है। अगर उसने मना कर दिया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, लोग क्या सोचेंगे, मैंने पिछली बार गलत किया था, अब फिर से मत कर बैठूं। ओवरथिंकिंग एक ऐसे लूप की तरह है जो कभी बंद नहीं होता। आपको लगता है कि सोचकर आप सही निर्णय लेंगे, लेकिन असल में आप खुद को ही थकाते रहते हैं। ट्रेंटन कहते हैं कि ओवरथिंकिंग से क्लैरिटी नहीं आती, कंफ्यूजन बढ़ता है। जब आपका दिमाग अति सोच में लग जाता है तो आपकी एनर्जी, मोटिवेशन और पीस तीनों खत्म हो जाते हैं। इसलिए इसे पहचानना जरूरी है। अगर आप हर बात पर बहुत सोचते हैं, रातों को सो नहीं पाते, किसी घटना के बाद बार बार विश आई सेड दिस या आई शुडंट हैव डन दैट सोचते हैं, तो यह ओवरथिंकिंग के साफ संकेत हैं। दूसरा, ओवरथिंकिंग को काबू करने की तकनीकें, प्रैक्टिकल टूल्स। निक ट्रेंटन ओवरथिंकिंग से निकलने के लिए कुछ जबरदस्त टेक्निक्स शेयर करते हैं। पहला, थॉट डंपिंग। जब दिमाग में 10 मिनट से ज्यादा समय तक रुके और जो कुछ भी दिमाग में आ रहा है वह सब बिना रुके लिख डालें। कोई स्ट्रक्चर या ग्रामर की जरूरत नहीं, बस फ्लो में निकालें। यह प्रोसेस आपके दिमाग को खाली करता है। जब आप किसी चीज को कागज पर डालते हैं तो वह अब आपके मन में नहीं रहती और इससे मेंटल क्लैरिटी आने लगती है। दूसरा, लेबल द थॉट। हर बार जब कोई सोच आपके दिमाग में आए तो उसे लेबल करें। यह एक डर है, यह असुरक्षा है, यह अतीत का रिफ्लेक्शन है। जब आप अपने थॉट्स को आइडेंटिफाई करने लगते हैं तो वे आपको कंट्रोल करना बंद कर देते हैं। आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं, प्रिजनर नहीं। तीसरा, सेट अ थिंकिंग टाइमर। निक कहते हैं कि सोचने के लिए भी टाइम सेट करें। दिन में सिर्फ 10 मिनट का एक टाइम स्लॉट रखें जहां आप केवल सोचें। बचे समय में अगर कोई सोच बार बार आए तो कहें नॉट नाउ, आई थिंक एट 8 PM। यह टेक्निक आपके माइंड को डिसिप्लिन देती है। दिमाग को भी बाउंड्रीज चाहिए, वरना वो आपको कंज्यूम कर लेगा। चौथा, फोकस्ड एक्शन। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा इलाज है एक्शन लेना। निक कहते हैं यू कांट ओवरथिंक वाइल डूइंग। जब आप किसी चीज में लगे होते हैं, वर्कआउट, लर्निंग, क्लीनिंग, क्रिएटिंग, तब दिमाग को सोचने की फुर्सत नहीं होती। इसलिए जब भी ओवरथिंकिंग शुरू हो, खुद से पूछें व्हाट एक्शन कैन आई टेक राइट नाउ। तीसरा, पीस ऑफ माइंड। ओवरथिंकिंग से निकलकर सुकून की जिंदगी। ओवरथिंकिंग का अंत सिर्फ टैक्टिक्स से नहीं बल्कि एक माइंडसेट शिफ्ट से आता है। हर बात का जवाब मेरे पास होना जरूरी नहीं। निक कहते हैं कि जो लोग जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश में रहते हैं वे सबसे ज्यादा ओवरथिंक करते हैं, क्योंकि वे हर बात की सर्टेनिटी चाहते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, कौन क्या सोचेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी अनिश्चित है। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हर सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं और आपको सब कुछ परफेक्ट नहीं करना, तो एक गहरा सुकून आता है। ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने का अल्टीमेट तरीका है ट्रस्ट। ट्रस्ट कि आप हर सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। ट्रस्ट कि फेलियर भी एक रास्ता दिखाएगा और ट्रस्ट कि आप इम्परफेक्ट होकर भी आगे बढ़ सकते हैं। निक इस चैप्टर के अंत में एक दिल छू लेने वाली लाइन कहते हैं, योर पीस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द परफेक्ट आंसर। तो अगली बार जब दिमाग सवालों का तूफान उठाए तो धीमे से कहें सब ठीक होगा, और अगर नहीं भी हुआ तो भी मैं ठीक रहूंगा। यही सोच ओवरथिंकिंग को पीछे छोड़ने की असली कला है। चैप्टर 7, इमोशनल अटैचमेंट। जब हम चीजों से ज्यादा उम्मीदें लगा बैठते हैं। पहला, हम किस चीज से अटैचमेंट बना लेते हैं और क्यों। निक ट्रेंटन बताते हैं कि इमोशनल अटैचमेंट सिर्फ इंसानों से नहीं होता, बल्कि हम आइडियाज, मेमोरीज, सिचुएशंस, जगहों और यहाँ तक कि खुद की बनी हुई एक इमेज से भी जुड़ जाते हैं। और जब वो चीजें वैसी नहीं रहती जैसी हमने सोची थी तो हम टूट जाते हैं। उदाहरण के लिए, कोई रिलेशनशिप था जिसमें आपने बहुत इन्वेस्ट किया और जब वो चला गया तो आप बिखर गए। कोई सपना था जिसे आपने सालों तक चेस किया, लेकिन जब वह पूरा नहीं हुआ तो आपने खुद को फेलियर मान लिया। किसी की एक आदत, एक बात या उसकी मौजूदगी से आपने एक कंफर्ट बना लिया था और जब वो बदल गई तो आप सह नहीं पाए। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अटैचमेंट का कोर है एक्सपेक्टेशन। हम उस चीज से एक इमोशन जोड़ लेते हैं, अगर यह रहेगा तो मैं खुश रहूंगा,
अगर यह चला गया तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। निक साफ कहते हैं कि अटैचमेंट मतलब सिर्फ प्यार नहीं, अटैचमेंट का मतलब है डर के साथ जीना। डर कि कहीं यह चीज मुझसे छीन न जाए। इसीलिए जब भी कोई चीज लाइफ में परमानेंट लगने लगे, सोचें क्या मैं इससे प्यार करता हूं या सिर्फ इसकी आदत लग गई है। क्या यह जरूरी है या मैंने इसे अपनी आइडेंटिटी बना लिया है। अटैचमेंट तब खतरा बनती है जब वह आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन करने लगे, और यही वो बंधन है जो लेटिंग गो को रोकता है। दूसरा, अटैचमेंट को पहचाने। यह डिस्गाइज्ड पेन है। इमोशनल अटैचमेंट कई बार इतनी गहराई से छिपी होती है कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम बंधे हुए हैं। निक कुछ साइंस बताते हैं जो दिखाते हैं कि आप किसी चीज से अनहेल्थी तरीके से अटैच्ड हैं। पहला, कांस्टेंट कंपैरिजन। आप किसी इंसान या अपने पुराने वर्जन से बार बार कंपेयर करते रहते हैं। पहले मैं ज्यादा अच्छा था, अब नहीं। वो पहले इतना केयरिंग था, अब क्यों नहीं। यह कंपैरिजन आपकी इमोशनल एनर्जी खा जाता है। दूसरा, आई कांट लिव विदाउट इट थिंकिंग। जब आप खुद को यह कहते पाएं, अगर यह चला गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा, तो समझें यह अटैचमेंट है, लव नहीं। लव में स्पेस होती है, ट्रस्ट होता है, अटैचमेंट में डर और डिपेंडेंसी। तीसरा, कंट्रोल करने की कोशिश। अटैचमेंट आपको फोर्स करता है कि आप किसी सिचुएशन या व्यक्ति को कंट्रोल करें। आप कॉन्स्टेंटली सोचते हैं कि यह वैसा ही बिहेव करे जैसा मैं चाहता हूं, और जब वो नहीं करता तो आप परेशान, दुखी या नाराज हो जाते हैं। निक कहते हैं कि इमोशनल अटैचमेंट अक्सर एक दर्द को दबाने की कोशिश होती है। हो सकता है आपको बचपन में निग्लेक्ट मिला हो, किसी रिश्ते में धोखा मिला हो, या आपको वैलिडेशन की भूख हो। अटैचमेंट उस खालीपन को भरने की एक अनकॉन्शियस कोशिश है। इसलिए जब भी आप किसी चीज को पकड़ के बैठे हों, एक पॉज लें और पूछें, क्या मैं इसे इसलिए पकड़ रहा हूं क्योंकि मैं डर रहा हूं खोने से, या मैं वाकई इसमें सच्चा कनेक्शन महसूस करता हूं। तीसरा, इमोशनल फ्रीडम। अटैचमेंट को छोड़ने की कला। अब सवाल है, अटैचमेंट कैसे छोड़ा जाए। निक ट्रेंटन इसके लिए 3 पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट्स और प्रैक्टिकल टूल्स बताते हैं। पहला, लव विदाउट पोजेशन। अटैचमेंट कहता है तू मेरा है, लव कहता है तू आज मेरे साथ है और मैं ग्रेटफुल हूं। लेटिंग गो का मतलब यह नहीं कि आप किसी को या किसी चीज को वैल्यू नहीं करते, बल्कि आप उन्हें फ्रीली वैल्यू करते हैं, बिना कंट्रोल, फियर या डिपेंडेंसी के। निक कहते हैं, अटैचमेंट सेज आई नीड यू, लव सेज आई वांट यू टू बी फ्री। जब आप किसी से या किसी चीज से ऐसा कनेक्शन बना लें जो फोर्सिंग नहीं, फ्लोइंग हो, तभी आपको सच्ची इमोशनल फ्रीडम मिलेगी। दूसरा, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हर उस चीज के लिए थैंकफुल रहें जो आपके पास है, लेकिन उसे परमानेंट मानने की गलती ना करें। निक हर दिन सुबह या रात को 3 चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड लिखने की सलाह देते हैं, खासकर उन चीजों के लिए जो कभी आपके अटैचमेंट का हिस्सा थीं। जैसे, मैं थैंकफुल हूं उस रिश्ते के लिए जिसने मुझे प्यार करना सिखाया। मैं ग्रेटफुल हूं उस जॉब के लिए जिसने मुझे ग्रोथ दी। ग्रैटिट्यूड आपके दिमाग को पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में डालता है और अटैचमेंट को सॉफ्टनर की तरह डिसॉल्व करता है। तीसरा, डिटैचमेंट डजंट मीन डिसइंटरेस्ट। बहुत लोग सोचते हैं कि डिटैचमेंट मतलब कोल्ड बन जाना, किसी चीज की परवाह न करना। लेकिन निक इस मिथ को तोड़ते हैं। डिटैचमेंट का मतलब है आप चीजों को पूरी अवेयरनेस और इमोशन के साथ जीते हैं, लेकिन उन्हें अपनी पीस पर हावी नहीं होने देते। आप पसंद कर सकते हैं, चाह सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उस पर टिका रहे आपका सुख। लेटिंग गो तब होता है जब आप समझ जाते हैं कि जो चीज मेरी है वो कभी फोर्सिंग से नहीं रुकेगी, और जो चीज नहीं मेरी उसे पकड़ कर रखने का मतलब है खुद को रोकना। चैप्टर 8, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। हर चीज हमारे बस में नहीं। पहला, कंट्रोल की भूख। हम हर चीज को मैनेज क्यों करना चाहते हैं। निक ट्रेंटन बताते हैं कि ज्यादातर लोग कंट्रोल के पीछे भाग रहे हैं। रिलेशनशिप्स, करियर, हेल्थ, भविष्य, हर जगह हम यही सोचते हैं कि अगर चीजें हमारी मर्जी से चलेंगी तभी हम खुश रहेंगे। ये सोच कहाँ से आती है? ये एक डीप रूटेड फियर से आती है। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं हम दुखी ना हो जाएं, कहीं रिजेक्शन या फेलियर ना मिल जाए। हम कंट्रोल चाहते हैं क्योंकि हम अनिश्चितता से डरते हैं। हम हर रिजल्ट, हर आउटकम को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं ताकि हम प्रिपेयर्ड रहें। लेकिन यही सोच हमारे लिए सबसे बड़ा जाल बन जाती है, क्योंकि सच्चाई यह है कि जिंदगी में बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं। आप किसी इंसान की सोच नहीं बदल सकते, किसी सिचुएशन का आउटकम पूरी तरह मैनेज नहीं कर सकते। आप अपने इमोशंस पर तो काम कर सकते हैं, लेकिन दुनिया के रिएक्शंस पर नहीं।
फिर भी जब हम कंट्रोल की जिद पकड़ लेते हैं तो एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट हमारा पीछा नहीं छोड़ते। निक कहते हैं, कंट्रोल इज द कंफर्ट जोन ऑफ योर ईगो, लेटिंग गो इज द फ्रीडम ऑफ योर सोल। मतलब जब तक आप सब कुछ पकड़कर चलना चाहेंगे तब तक थकते रहेंगे। दूसरा, कंट्रोल छोड़ना वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। बहुत से लोग सोचते हैं कि लेटिंग गो मतलब हार मानना है, लेकिन निक इसे एक नए नजरिए से देखने को कहते हैं। लेटिंग गो इज नॉट गिविंग अप, इट्स गिविंग इन टू लाइफ। आप किसी रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद को हर रिजल्ट के लिए इमोशनली रेडी बना सकते हैं। आप फ्यूचर को पूरी तरह प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप आज को पूरी अवेयरनेस के साथ जी सकते हैं। कंट्रोल छोड़ने का मतलब है जब कोई रिश्ता वैसा बिहेव न करे जैसा आप चाहते तो आप हर्ट तो हों, लेकिन ओवर रिएक्ट न करें। जब कोई प्लान फेल हो जाए तो आप पैनिक की जगह क्यूरियोसिटी से सोचें, अब क्या नया रास्ता है। जब कोई गोल डिले हो जाए तो आप हार न माने बल्कि फ्लेक्सिबल बने। निक बताते हैं कि जब आप कंट्रोल छोड़ते हैं तो लाइफ आपको नई चीजें दिखाना शुरू करती है, क्योंकि अब आप फोर्स नहीं कर रहे, फ्लो में जी रहे हैं। एक पावरफुल टेक्निक जो निक रिकमेंड करते हैं वह है कंट्रोल जर्नल। हर दिन खुद से पूछें, क्या आज मैंने कुछ ऐसा फोर्स करने की कोशिश की? क्या मैं किसी सिचुएशन को मैनिपुलेट कर रहा था? क्या मैं किसी के बिहेवियर से दुखी था क्योंकि वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं था? इन सवालों के जवाब आपको अपने कंट्रोल पैटर्न्स पहचानने में मदद करेंगे और आपको खुद को डील करने की आज़ादी देंगे। तीसरा, सरेंडर, भरोसे से भरी जिंदगी जीना। कंट्रोल छोड़ना एक माइंडसेट है जिसे निक सरेंडर मोड कहते हैं। सरेंडर का मतलब ये नहीं कि आप पैसिव हो जाएं, बल्कि आप अवेयर होकर एक्टिव रहें, लेकिन आउटकम को टाइटली पकड़ कर न बैठें। निक की एक सुंदर लाइन है, सरेंडर इज डांसिंग विद लाइफ इंस्टेड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट इट। मतलब जब आप लाइफ के साथ कोऑपरेट करते हैं तब चीजें फ्लो में चलती हैं। अब सवाल है, सरेंडर की आदत कैसे डेवलप करें? निक 3 स्टेप्स बताते हैं। पहला, इफ इट डजंट हैपन आई एम स्टिल ओके माइंडसेट। हर बार जब आप कुछ एक्सपेक्ट करें उसके साथ यह लाइन जोड़ें, अगर ऐसा न हुआ तो भी मैं ठीक हूं। इससे आपकी एनर्जी डेस्परेशन से ट्रस्ट में शिफ्ट होती है। उदाहरण, अगर मुझे यह जॉब मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं मिली तो मैं दूसरा रास्ता खोज लूंगा। दूसरा, नेचर से जुड़ना। निक मानते हैं कि नेचर सबसे बड़ा टीचर है सरेंडर का। हर पेड़, हर नदी, हर मौसम खुद को फ्लो में ढाल लेता है। पेड़ ने कभी कंट्रोल नहीं किया कि हवा कैसे चलेगी, लेकिन वो एडजस्ट करता है। नदी ने कभी सोचा नहीं कि अगला मोड़ कैसा होगा, लेकिन वो बहती रहती है। नेचर को ऑब्जर्व करें और समझें कि लेटिंग गो वीकनेस नहीं, नेचर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तीसरा, ब्रेथ अवेयरनेस प्रैक्टिस। हर बार जब आप ओवरवेल्म्ड महसूस करें, 3 गहरी सांसें लें। इनहेल करते हुए सोचें, मैं सब कुछ पकड़ने की कोशिश छोड़ रहा हूं। एक्सहेल करते हुए सोचें, मैं खुद को भरोसे के साथ फ्लो में छोड़ रहा हूं। यह प्रैक्टिस आपका नर्वस सिस्टम शांत करेगी और आपको कंट्रोल के इल्यूजन से बाहर लाएगी। चैप्टर 9, दर्द से भागो नहीं, उसे महसूस करो। पहला, इमोशनल पेन को सप्रेस करने की आदत क्यों खतरनाक है? हम में से ज्यादातर लोग इमोशनल पेन को फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि हम डरते हैं कि अगर हम उसे महसूस करने लगे तो वह दर्द हमें तोड़ देगा, कमजोर बना देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उसे दबा देते हैं, बिजी रहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस ढूंढते हैं, काम में डूब जाते हैं या दूसरों पर गुस्सा निकालते हैं। निक ट्रेंटन इसे पेन अवॉइडेंस पैटर्न कहते हैं, और यह पैटर्न हमें असली हीलिंग से दूर कर देता है। इमोशनल पेन को दबाना मतलब उसे अपनी बॉडी और माइंड में स्टोर कर लेना, और जब वह स्टोर होता है तो टाइम के साथ एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग, ट्रस्ट इश्यूज और यहां तक कि फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स बन जाता है। निक कहते हैं, यू डोंट हील बाय हाइडिंग योर पेन, यू हील बाय अलाउइंग इट टू पास थ्रू यू। मतलब दर्द से बचने की कोशिश करके हम उसकी उम्र बढ़ा देते हैं, लेकिन जब हम उसे फेस करते हैं, महसूस करते हैं, वह हमें गहराई से रिलीज करता है। एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए, अगर आपने किसी क्लोज इंसान को खोया और आप एक्ट करते हैं जैसे सब नॉर्मल है, तो वह ग्रीफ अंदर ही अंदर जड़ पकड़ लेती है। लेकिन अगर आप उसे ओपनली महसूस करते हैं, रोते हैं, लिखते हैं, थेरेपी लेते हैं, तो वही ग्रीफ एक दिन पीस में बदलती है। सो पहला स्टेप है, दर्द से भागना बंद करें, उसे आने दें, उसे महसूस करें, क्योंकि वो आपको तोड़ने नहीं, आपको बदलने आया है। दूसरा, फील इट टू हील इट। दर्द को महसूस करके आप खुद को कैसे रिलीज कर सकते हैं? निक ट्रेंटन एक पावरफुल टूल रिकमेंड करते हैं जिसे वह इमोशनल प्रोसेसिंग टेक्निक कहते हैं। इस टेक्निक में 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, सिट विद इट। अकेले बैठें और खुद से कनेक्ट करें। एक शांत जगह पर बैठें,
आंखें बंद करें और खुद से एक सवाल पूछें, मुझे सचमुच क्या तकलीफ दे रहा है? इसका जवाब सुपरफिशियल नहीं, इमोशनल होता है। जैसे, मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मुझे इग्नोर्ड फील हुआ। मुझे डर लग रहा है कि कोई मुझे छोड़ ना दे। मुझे शेम महसूस हो रही है कि मैं फेलियर हूं। बस ये पहचानना कि अंदर क्या चल रहा है अपने आप में एक पावरफुल शिफ्ट है। दूसरा, नेम इट टू टेम इट। अपने इमोशन को नाम दें। निक कहते हैं कि जब आप अपने इमोशन को वर्ड्स में डालते हैं तो वह केओस से क्लैरिटी में बदलने लगता है। जैसे, मैं एंग्शियस हूं क्योंकि मुझे कंट्रोल नहीं मिल रहा। मैं सैड हूं क्योंकि मेरी उम्मीदें टूटी। मैं गिल्टी हूं क्योंकि मैंने खुद को धोखा दिया। जब आप इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं तो वे आपके सिस्टम में सर्कुलेट होते हैं, रुकते नहीं, चिपकते नहीं। तीसरा, बॉडी रिलीज। बॉडी को भी प्रोसेस करने दें। निक स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि सिर्फ माइंड में नहीं, बॉडी में भी इमोशंस को अलाउ करना जरूरी है। इसके लिए आप कर सकते हैं क्राइंग, हाँ, खुलकर रोना। जर्नलिंग, सब कुछ कागज पर उतार देना। फिजिकल रिलीज, वॉक, डांस या कोई माइंडफुल मूवमेंट। डीप ब्रीदिंग, ताकि नर्वस सिस्टम शांत हो। जब आप दर्द को एक एनर्जी की तरह फ्लो करने देते हैं, वो आपके अंदर नहीं रुकता, वो आपको खाली करता है, साफ करता है और लाइट फील कराता है। तीसरा, इमोशनल पेन से ग्रोथ कैसे निकलती है। निक ट्रेंटन इस चैप्टर में एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रूथ बताते हैं, योर पेन इज नॉट योर एनिमी, इट्स अ मैसेंजर। मतलब, दर्द हमें तोड़ने नहीं, कुछ सिखाने आता है। जब हम पेन से फेस करते हैं तो हम खुद से ऐसे सवाल पूछते हैं जो हमारी रियल ग्रोथ को अनलॉक करते हैं। मैं क्यों इतनी बार टूट जाता हूँ? क्या मैं खुद से जुड़ने से डरता हूँ? मैं किस लॉस को आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया? क्या मैं अपने वर्थ को किसी और के अप्रूवल से जोड़ रहा हूँ? जब ये जवाब सामने आते हैं तो हमारी आइडेंटिटी शिफ्ट होती है। निक इसे इमोशनल एल्केमी कहते हैं, जहां आप अपने पुराने दर्द को सेल्फ अवेयरनेस, विजडम और पर्पस में बदलते हैं। पेन एक टीचर बन जाता है। आप टफ बनते हैं लेकिन बिटर नहीं। आप सेंसिटिव बनते हैं लेकिन वीक नहीं। आप लेटिंग गो सीखते हैं लेकिन हार मानना नहीं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद आप बन सकते हैं। सोचिए, अगर आप हर इमोशनल पेन को दबाने की बजाय उसे समझें तो आपके अंदर क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। आप अपने रिलेशनशिप्स में ज्यादा ऑथेंटिक होंगे। आप अपनी डिसीजंस में ज्यादा क्लैरिटी महसूस करेंगे। आप अपने अंदर की वॉइस को सचमुच सुन पाएंगे। निक कहते हैं, डोंट फियर द स्टॉर्म, इट्स क्लियरिंग द पाथ यू कुडंट सी बिफोर। मतलब, दर्द वो तूफान है जो रास्ता साफ कर देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे आर विन बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। स्टेप 2।